वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कुछ और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। अभी तक हम जान चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और फंक्शनलिज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की। यस, अगर हम बात करें व्यवहारवाद की तो सबसे पहली बात, यह वाद दिया किसने? जॉन ब्रोडस वॉटसन या जे बी वॉटसन ने। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। J.B. Watson put forward an entirely new doctrine named behaviorism, which was quite contrary to structuralism and functionalism. संरचनावाद तथा प्रकार्यवाद के विरुद्ध जेबी वॉटसन ने एक बिल्कुल नए वाद, व्यवहारवाद को प्रतिपादित किया। मतलब ये एक अलग ही व्यू पॉइंट था जिसका स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं था। दिया किसने? जेबी वॉटसन ने। आपको याद रखना है, जेबी वॉटसन इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ओके, आगे चलते हैं। ही कंक्लूडेड दैट द होल आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस इज एब्सर्ड। उन्होंने कहा कि भाई चेतना के विचार को बिल्कुल बेतुका है, कुछ भी नहीं है, बकवास है। बिकॉज कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई एनी साइंटिफिक टेस्ट। भाई जिस तरीके से हम स्टडी मतलब सोल को या माइंड को नहीं प्रूव कर सकते थे, उसी तरीके से हम कॉन्शियसनेस को भी तो नहीं प्रूव कर सकते ना। तो यही बात इन्होंने कही। और कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सीन, टच्ड और एग्जिबिटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, है ना। उन्होंने भी यही कहा कि भाई जिस तरीके से हम माइंड को और सोल को नहीं कर सकते, भाई कॉन्शियसनेस को भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बिहेवियर को जरूर देख सकते हैं। बिहेवियर को हम देख सकते हैं, प्लस में बिहेवियर के साथ हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि भाई अगर किसी के सामने शेर आएगा तो वो डरेगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। अगर कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा आएगा तो बिहेवियर में चेंज आएगा। तो ये क्या है? इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई इन चीज़ों को बाकियों को हम नहीं दिखा सकते, टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिहेवियर के साथ कर सकते हैं। ही असेसेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ही रोट हिज फेमस बुक बिहेवियरिज्म इन 1924। यस, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बिहेवियरिज्म बुक किसने लिखा, तो भाई बहुत ही ईजी है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ने, और वो कौन है? जेबी वॉटसन। आपको पता होना चाहिए इनकी बुक का नाम क्या है? बिहेवियरिज्म, है ना। व्यवहारवाद ही है इनकी बुक का नाम। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंपीरिसिज्म की या अनुभववाद की, है ना। देखिए, इंपीरिसिज्म या अनुभववाद मतलब अनुभवों से सीखना, है ना, जो अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है फादर ऑफ इंपीरिसिज्म या हम कहेंगे फादर ऑफ लिबरलिज्म, वो कौन है? जॉन लॉक है ना। उदारतावाद या अनुभववाद के जो जनक हैं वो कौन है? जॉन लॉक है। जी हाँ, ये वही जॉन लॉक है जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? टेबुला रसा का। आपने इस पे क्वेश्चन भी देखा होगा कि टेबुला रसा का कॉन्सेप्ट दिया था किन्होंने? जॉन लॉक ने दिया था। और ये क्या कहते हैं? टेबुला रसा का मतलब क्या था? ब्लैंक स्लेट। यस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि टेबुला रसा का मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट मतलब कोरी स्लेट। ठीक है, अब ये जो है जॉन लॉक है, ये क्या मानते हैं कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, और उसके ऊपर हम जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं, और जो भी हम लिखेंगे, जैसा हम चाहेंगे, बच्चा वैसा ही हो सकता है, बन सकता है। तो ऐसा कुछ कहा किसने? जॉन लॉक ने। ठीक है, हम जो भी चाहें बच्चे को हम बना सकते हैं, हम जो भी लिखेंगे बच्चा वही बन जाएगा, है ना। बच्चा क्या होता है? ब्लैंक स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है। अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि क्या ये कहना कि बच्चा हेरिडिटी बचपन से स्वयं से कुछ भी नहीं है, हम जैसा चाहें बच्चे को बना सकते हैं, क्या ये कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, यही बात है, ये एग्जाम में आ चुका है। जॉन लॉक डिस्क्राइब द लर्नर एज टेबुला रसा, ब्लैंक स्लेट कहा, विच इज ए प्रिजम्पशन इन बिहेवियरिज्म, जो कि व्यवहारवाद का समर्थन करती है। ये प्रिजम्पशन है। व्यवहारवाद में भी ऐसा माना जाता है, जैसा कि जेबी वॉटसन ने भी कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, स्वस्थ बच्चे दो, आप जो कहोगे मैं उनको वही बना दूंगा। ठीक है, मैं उनको डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उनको मर्चेंट चीफ बना सकता हूं, मैं उनको लॉयर बना सकता हूं, और बेगर इवन
थीफ भी बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपने आप में कुछ नहीं है, बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है, एक गीली मिट्टी है ना। आप उसको जो मर्जी चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है किसमें, हमारे व्यवहारवाद में। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ बिहेवियरिज्म की, कि भाई व्यवहारवाद का क्या कुछ मेरिट है, क्या कुछ इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहली बात देखिए, ये क्वेश्चन बनता है और कई बार क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है फोर्सेस के बारे में, ठीक है। फोर्स के बारे में मतलब एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, तो तीन मेन फोर्सेज मानी जाती हैं, तीन मेन वेव्स मानी जाती हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उनमें सबसे पहली कौन सी है, वो है बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म को क्या कहा जाता है, इट इज द फर्स्ट फोर्स और वेव ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है जी। जैसे कोरोना की वेव्स आ रही है ना, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है। ऐसे ही जो फर्स्ट वेव है वो कौन सी है, बिहेवियरिज्म है, जिसने बहुत बदलाव लेके आए किसमें, साइकोलॉजी में, ठीक है। इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंट, यस, ये हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को मना करते हैं। ये कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है इन कंपैरिजन टू हेरिडिटी। हेरिडिटी मैटर नहीं करती है, आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट देंगे, बच्चा वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। फॉर विच इट इज गुड फॉर पुअर, डेलिंक्वेंट, मेल एडजस्टेड एंड बैकवर्ड एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्योंकि ये व्यवहार के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डालता है, जिसके कारण से ये अच्छा हो जाता है गरीबों के लिए, है ना, पुअर के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसके जो बाप दादा हैं वो कभी नहीं पढ़े, है ना, या वंचितों के लिए, डेलिंक्वेंट के लिए, कुसमायोजित बच्चों के लिए, है ना, पिछड़े बच्चों के लिए, है ना, इन सब के लिए अच्छा हो जाता। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई इसके पिताजी चोर थे तो ये तो अपने आप ही चोर होना है, नहीं। आप उसको इन्वायरमेंट ऐसा दीजिए ना कि भाई वो चोर ना बने, समझ रहे हैं। या फिर आप कहें कि भाई इनके पूरे आज तक कुटुंब में कोई नहीं पढ़ा है तो ये कहाँ से पढ़ लेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह के बच सकते, आप उसको ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए कि बच्चा पढ़े, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, एक अच्छा दृष्टिकोण माना जाता है, कौन सा, बिहेवियरिज्म। सेकेंड, अगर हम बात करें, बिहेवियरिज्म हेल्प्ड इन एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू इंक्लूड द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यस, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बिहेवियरिस्ट हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, जो कहते हैं कि जो प्रयोग हम किसी एनिमल के ऊपर करें और वही प्रयोग हम किसी इंसान के ऊपर करें तो उनके जो रिजल्ट आते हैं वो सेम होते हैं। फिर से समझें कि यदि हम सेम प्रयोग इंसानों पर भी करें और सेम प्रयोग अगर हम किसी जानवरों पर भी करें तो उनके जो रिजल्ट आते हैं वो सेम होते हैं। जिससे क्या हो पाया, हमारा जो साइकोलॉजी का स्कोप है वो बढ़ गया, ठीक है। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने भी एनिमल्स के ऊपर प्रयोग किए, फॉर एग्जाम्पल थॉर्नडाइक, फॉर एग्जाम्पल पैवलोव, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल स्किनर, ठीक है, जिन्होंने भी जानवरों के ऊपर प्रयोग किए, बिल्लियों के ऊपर किए, कुत्तों के ऊपर किए, चूहों के ऊपर किए, कबूतरों के ऊपर किए, बंदरों के ऊपर किए, जिन्होंने भी प्रयोग किए, वो सारे के सारे क्या हैं, बिहेवियरिस्ट हैं। वो सारे के सारे व्यवहारवादी हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भाई अगर ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि जैसा हम स्टिमुलस प्रोवाइड कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। कुछ ऐसा मानते हैं कौन? बिहेवियरिस्ट। वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो भी अलग अलग लर्निंग की थ्योरीज है वो सारे इसको मानने वाले हैं, बिहेवियरिज्म को मानने वाले हैं एज ए वे टू लर्न मोर अबाउट ह्यूमन नेचर, जिसके द्वारा हमने ह्यूमन नेचर को बहुत ज्यादा डिटेल में और डिटेल में हम समझ पाए। देखिए आप समझ के चलिए, थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। उसने बिल्ली को कुछ समय के लिए भूखा रखा, पिंजरे में रखा, है ना, फिर वो इधर उधर उसने रैंडम एफर्ट्स किए, उसने उसको लैच को दबाया या लिवर को दबाया, वो बाहर निकली। अब अगर ये काम हम बिल्ली के साथ करते हैं जस्टिफाइड है। यही काम अगर आप किसी व्यक्ति के साथ करें कि आप किसी आदमी को 4 दिन तक भूखा रखें, फिर ऊपर से उसको जेल में डाल दें, ठीक है, फिर उसको कहें कि भाई इधर उधर ढूंढ, और वो इधर उधर ढूंढ रहा है, धक्के मार रहा है, कहीं भी खुरच रहा है, नोच रहा है, काट रहा है, ठीक है, भागने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में उसको दिखाई देता रहे ये बटन इसको दबाने से खुल जा सकता है, ठीक है।
तो क्या यह इनह्यूमन नहीं होगा? क्या मानवाधिकार वाले झंडा लेकर खड़े नहीं होंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? हमारी जो ग्रोथ है, जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। लेकिन एनिमल्स के साथ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे जो हमारा स्कोप है वो बढ़ जाता है। और यह फैसिलिटी किसने दी है? ये बिहेवियरिज्म ने दी है। ये क्रेडिट बिहेवियरिज्म को जाता है। आफ्टर दैट, बिहेवियरिज्म एडवोकेटेड द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स। अब आपको पता है कि भाई थ्योरीज ऑफ कंडीशनिंग में हमने क्या देखा है, जैसे कि जो स्किनर की थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो तो बात ही इसकी करती है रीइंफोर्समेंट की और रिवॉर्ड की। ठीक है, वो कहती है कि भाई यदि सही समय पर सही प्रकार का रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो आपको पनिशमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी कारण से क्या हुआ, इन प्लेस ऑफ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है, अगर आज क्राइम है तो उसका क्रेडिट भी किसको जाता है? बिहेवियरिज्म को जाता है। अदरवाइज पहले क्या कहा जाता था? विक्टोरियन एरा में, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, विक्टोरियन एरा में क्या कहा जाता था कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। क्या कहा जाता था विक्टोरियन एरा में? स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब जो रोड है, मतलब जो डंडा है, उसको स्पेयर कर दो, मतलब उसको अलग कर दो। ठीक है, मतलब उसको दूर रख दो और बच्चे को स्पॉइल कर दो। मतलब कहने का कि यदि आपको बच्चे को सफल बनाना है तो आपको लठ का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले ये धारणा थी, लेकिन अब क्या है कि भाई पनिशमेंट नहीं दे सकते आप किसी भी प्रकार की। और ये जो क्रेडिट जाता है, ये किसको जाता है? बिहेवियरिज्म को जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट दे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटेड एंड एक्सप्लेन्ड शेपिंग ऑफ बिहेवियर। या शेपिंग की जहां तक बात आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने देखा, कबूतर के ऊपर प्रयोग करके बताया स्किनर ने। ठीक है, तो ये भी शेपिंग की भाई किस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी बड़ी चीज को बांटकर सिखा सकते हैं। ठीक है, ये भी जो क्रेडिट जाता है, ये किसको जाता है? बिहेवियरिस्ट को जाता है। ओके, दैट्स वाई इसको फर्स्ट वेव कहा गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और ये सारे जो है श्रेय किसको जा रहा है? हमारे बिहेवियरिज्म को जा रहा है, बिहेवियरिस्ट को जा रहा है। ओके, और यही कारण है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिहेवियरिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साइको एनालिसिस की। ठीक है, देखिए जब भी आपके सामने शब्द आए साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण, तभी आपके सामने एक नाम आना चाहिए और वो कौन है? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, कई बार इनको भी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक अलग ही तरीके के व्यक्ति थे, अलग ही तरीके की बातें करते थे। ठीक है, और इनका काफ़ी कुछ एम्फेसिस है हमारे एजुकेशन पे भी। हमारा जो आज का जो एक साइकोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बताया। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया, कैथारसिस के बारे में बताया। ठीक है, और इन्होंने हमें मतलब लाइफ एनर्जी, डेथ एनर्जी, है ना, इरोज, थैनाटोज, है ना, लिबिडो, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है साइकोलॉजी की लाइफ में, साइकोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में कुछ। यस, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रोपाउंडेड बाय सिगमंड फ्राइड। यस, सिगमंड फ्राइड ने दिया। और ये क्या थे? ये एक वियनीज फिजिशियन थे। एक्चुअली ये वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, राजधानी है। और ये वहां पर एक डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। दिस मूवमेंट पुट फॉरवर्ड व्यूज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म फॉर एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। यस, इनकी जो सोच थी वो बिल्कुल अलग ही थी। इनका ना स्ट्रक्चरलिज्म से कुछ लेना देना था, ना फंक्शनलिज्म से कुछ लेना देना था, बिहेवियरिज्म से, गेस्टाल्टिज्म से। इनका एक फील्ड ही अलग था। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। जैसा कि अभी मैंने बताया, इन सब के बारे में बताया भाई। चेतन, अवचेतन और अचेतन व्यवहार के बारे में बताया। स्ट्रक्चर ऑफ साइकी बताया इन्होंने। ठीक है, मन की संरचना कैसी है वो बताया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन, कैथारसिस, है ना, उसके बारे में बताया कि भाई हम हमारा जो अनकॉन्शियस है उसको कैसे रिवील कर सकते हैं। द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यस अगेन एन इंपॉर्टेंट थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके बारे में बताया। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया, जिसको हम अब डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ते हैं।
इरोज के बारे में बताया, इरोज मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है उसके बारे में बताया, थेनेटोस के बारे में बताया, डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में बताया, सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में, जो लिबिडो, यस ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि लिबिडो क्या होती है, जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनके बारे में बताया। मतलब इस तरीके के इन्होंने कुछ क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट दिए जो कि पहले किसी को नहीं पता थे। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज द सेकेंड फोर्स। यस, इसको समझेंगे कि जो हमारी फर्स्ट फोर्स थी वो कौन सी थी, बिहेवियरिज्म थी, और वहीं पर जो साइको एनालिसिस है वो क्या है, सेकेंड फोर्स या सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिम ड्रीम्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड विच इज डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय सिगमंड फ्रायड, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, देखिए होता क्या है, सोना है ना, सोना मतलब सोना, ठीक है, वो सोने का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसको हम रेस्ट देते हैं। ठीक है, अपने कॉन्शियस माइंड को रेस्ट देना ही सोना कहलाता है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो थ्रू आउट चलता रहता है। जो हम सपने देखते हैं वो हम अनकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, ना कि कॉन्शियस माइंड से। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही सपने देखता है, ठीक है, और सेकंड थिंग इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ साइकी है वो कुछ ऐसा है, वो एक आइसबर्ग के जैसा है, जिसमें जो 10% है, जो 10% है जो कि ऊपर दिखाई देता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और वहीं जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बिहेवियर को लेकर, कॉन्शियस बिहेवियर को लेकर भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा अनकॉन्शियस है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इन कंपैरिजन टू कॉन्शियस। एक आइसबर्ग से, एक मतलब बर्फ की चट्टान से उन्होंने इसको कंपेयर किया था। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि जो हमारे सपने होते हैं, जो सपने होते हैं वो कौन देख रहा है, हमारा 90% देख रहा है। मतलब जो हमारी जो रियल पर्सनैलिटी है वही हमारे सपनों को देख रही है, और यदि हम उन सपनों को समझ सकें, यदि हम उन सपनों को समझ सकें तो हम किसी की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और यही कहा उन्होंने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में। ठीक है, ऐसा कुछ कहा कि इन्होंने, हमारे सिगमंड फ्रायड ने। चलिए अब जो साइको एनालिसिस है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट है हमारी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी पर, क्या कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है, वो हम समझ लेते हैं। यस, सबसे पहले बात करते हैं द वेरियस व्यू पॉइंट्स ऑफ स्कूल्स हेल्प इन वन वे और अदर इन स्टडिंग द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। यस, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसको समझने में जो रियलिटी में हेल्प करता है वो हमारा कौन करता है, साइको एनालिसिस करता है, क्योंकि वो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि इसके कॉन्शियस पे, सब कॉन्शियस पे, अनकॉन्शियस पे, सभी पर लाइट डालता है, सभी पर प्रकाश डालता है। However, behaviorism and psychoanalysis are the two major forces at work in the field of contemporary psychology। और जो हमारे जो आज का जो कंटेम्प्रेरी मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसमें बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस दो मेन पिलर्स हैं, है ना। जैसे कि हमने कहा फर्स्ट वेव क्या थी, बिहेवियरिज्म थी, सेकंड वेव क्या थी, साइको एनालिसिस थी। अभी थर्ड वेव भी आने वाली है ना, कोरोना की ना आए तो अच्छी बात है, बाकी इसकी आ जाएगी अभी। ठीक है, the other major forces in the field may be humanist psychology, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी। और इनसे अलग जो वेव हैं, जो फोर्सेज हैं, वो कौन सी हैं, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी हैं, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी हैं एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। तब तक के लिए थैंक यू so much. Have a nice day and stay tuned with Pavitra Academy.